आज जिस विषय को लेकर के संवाद कार्यक्रम छात्रों ने आयोजित किया है, किसी ज़माने में हम लोग जब छात्र होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ बैठ के देश के सभी नामचीन हस्तियों को हम लोगों ने सुनने का काम किया। उस जगह पर आज मैं बोलने आया हूँ। एक लंबी यात्रा 95 मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो लगभग ज़्यादा वक्त वीकेंड में यहीं रहता था JNU में, तो काफ़ी लंबा वक्त भी गुजर गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ कि जो स्पिरिट है JNU के भीतर, मुद्दों पर जो लड़ने की जो शुरुआती जो क्षमता था इस विश्वविद्यालय को, वो अब भी जिंदा है। इसके लिए मैं बहुत आप लोग को बधाई देता हूँ। मुझे याद है इतिहास के किताबों के जरिए 80 के दशक में यहाँ का ताकतवर छात्र यूनियन होता था, जब देश के प्रधानमंत्री को भी एक बार ना कहने की क्षमता रखता था कि इस कैंपस में आप माफ़ी के साथ ही वापस आ सकते हैं। तो आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिसके ऊपर एक बड़ा दायित्व है इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र को बचाने की। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। आप झुके नहीं, थके नहीं, डरे भी नहीं। देश का एक बड़ा हिस्सा आपको बहुत ऊंची निगाह से देखता है। सत्ता प्रतिष्ठानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग आज सभी को डिफरेंस वॉइस जो है, उनके लिए क्या क्या शब्द गढ़े गए, उनके डिक्शनरी में उसको दोहराने की हमें आवश्यकता महसूस नहीं करता। जिस विषय को लेकर के यहाँ चर्चा है, मैं उसके पृष्ठभूमि में 2 मिनट अपनी बात रख दूं, क्योंकि मैं SIR का एक सुप्रीम कोर्ट में मैं भी उसमें एक अपीलार्थी में से एक हूँ। जब देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद जमहूरियत की स्थापना के लिए जब संघर्ष हो रहा था, संविधान सभा के भीतर भी बहुत व्यापक बहस हुआ, और संविधान सभा के भीतर कम बहस से ज़्यादा बहस सड़क पर और चौराहों पे हुआ था कि मताधिकार किसको मिलना चाहिए। ये छुपी हुई बात नहीं। जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें जो आज देश की सत्ता में बैठी हैं, उस समय उनका नाम और स्वरूप थोड़ा अलग था। इसीलिए एक इतिहास में उन्होंने 3 बार उन्होंने अपने इतिहास को डिसकंटिन्यू किया। इस बात को हमेशा याद रखें। जो पार्टी सत्ता में है, ये स्थापना काल जरूर 80 में दिखाते हैं, लेकिन इनके आइडियोलॉजिकल ये आज़ादी से पहले उनके नाम कुछ अलग होते थे। तो उन लोगों ने कहा था उस समय भी कि जमींदार जो होगा, जिसके पास जमीन होगा, उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था जो पढ़ा लिखा होगा उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक छोटी आबादी थी उनकी, खैर अब तो सत्ता में है इसलिए उनकी आबादी को मैं इनकार नहीं करता। तो देश के संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के लोगों ने सिरे से खारिज किया था। महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण नेहरू जी के नेतृत्व में सिरे से इस बात को खारिज किया। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में साफ शब्दों में लिखा, वयस्क मताधिकार, कोई कंडीशन नहीं, सिंगल था उसका जो कानून का वयस्क मताधिकार। और इस वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को विस्तृत आदेश भी था, उनको मैंडेट भी था। और इस आधार पे देखें डेमोक्रेसी को, जो लंबी जो यात्रा है डेमोक्रेसी की, इन्होंने जो मतदाताओं का जो रोल तैयार किया, ये रोल तैयार किया, एक लंबी विशद और कठिन तरीके से इसको किया गया। और उसका एक बहुत साधारण था कि कोई नहीं छूटेगा। उद्देश्य क्या था? कोई नहीं छूटेगा। उसके लिए इंटेंसिव उन्होंने काम किया। और अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आना चाहता हूं, अब क्या कर रहे हैं लोग। यही इलेक्शन कमीशन अब क्या कर रहा है, अब छूट जा, अब इसके लिए प्रयास कर रहा है, निकल जा। ये दोनों प्रक्रिया में जो कानून है और जो प्रक्रिया है, इसमें अंतर आ गया कि नहीं। अब ये नियम क्या बना रहे हैं कि बाहर जाइए
और बाहर जाने के लिए 100 बहाने खोजे जा रहे हैं। ये कोई जो बहाने हैं अभी वर्तमान में, ये कल और बढ़ेंगे, कोई नए बहाने गढ़े जाएंगे। और ये केवल और केवल इस देश में लोकशाही को कमजोर करने के लिए एक प्रतिबद्ध मतदाता, कमिटेड वोटर के रूप में चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर सरकारी तंत्र का भी सहयोग ले रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी चिन्हित कर रहे हैं कि कौन मतदान उनको करेगा, कौन उनको मतदान नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा रिसर्च राजनीति में उतनी ताकत के तरीके से आया है जो आप कल्पना से परे है। राजनीतिक दल जिस तरीके से डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी अभी उससे दूर है। आप समझते होंगे कि जो पार्लियामेंट के मेंबर बहुत कम पढ़े लिखे लोग पहुंचे हैं और शीर्ष पर तो और कम पढ़े लिखे पहुंचे हैं, आप मुगालते में और भ्रम में हैं। उनकी डिग्रियां भले कम हैं, लेकिन उनको बाकी जानकारियां बहुत बेहतर हैं। और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केवल एसआईआर में कुछ नाम, चंद नामों को बाहर निकालने का नहीं, इसके जरिए वो ट्रैक कर रहे हैं अपने पार्टी सिस्टम को। एक साधारण की भाषा में बोलते हैं पन्ना प्रमुख, उनका इम्तिहान ले रहे हैं लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पन्ना प्रमुख को, कि आपने कौन काम किया या नहीं किया। उनके आधार पर वो अपने कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित कर रहे हैं कि आप ठीक से काम किए कि नहीं किए। जाहिर है क्या पैरामीटर्स होगा, पैरामीटर्स उसमें होगा कितना नाम आपने कटवाया, कितना नाम आपने जुड़वाया, कितना विरोधियों को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम चीजें वो अध्ययन कर रहे हैं, उनके डेटाबेस में जा रहे हैं डेटा, और उसके आधार पे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट गया। क्यों गया सुप्रीम कोर्ट? हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि इससे पहले आप 2003 में आपने रिवीजन किया था, तो उस समय हंगामा क्यों नहीं हुआ? मैं वयस्क था, वोट भी दे रहा था, और बाकी लोग प्रोफेसर साहब लोग जो हैं, आदरणीय दिग्विजय बाबू, ये सब लोग थे। तो क्या उस समय हंगामा हुआ? क्यों नहीं हंगामा हुआ? क्योंकि जो उसके जो बेंचमार्क थे मतदाता सूची में रहने के, वो बहुत लिबरल थे और एक लंबी प्रक्रिया में हुआ था। 2003 में शुरू हुआ, 2004 में लोकसभा के समय करीब 1 साल से ज्यादा चला। इसीलिए लोगों को पर्याप्त अवसर भी मिला, समय भी मिला अपील करने का भी। यहां पे जब मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि किस आधार पे, एसओपी क्या था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था 2003 में, साफ इलेक्शन कमीशन, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, मना कर दिया कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं। किस तरीके से देश में संस्थाओं को चलाया जा रहा है कि 22 साल पुराने उनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन वही एसआईआर के जरिए जब जा रहे हैं मतदाताओं से जब कागज मांगने के लिए, तो 70 साल पुराना कागज मांग रहे हैं कि आप हाई स्कूल पास है कि नहीं। आप लोगों ने 11 शर्तों में से देखा होगा, उसमें 2 प्रमुख शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आपका जन्म तिथि प्रमाणित होना चाहिए और वह प्रमाण हाई स्कूल पास होना चाहिए। ये नहीं कि 8वीं क्लास पास है, 7वीं है, उसको नहीं, 10वीं पास। और दूसरा वो मांग कर रहे हैं जमीन के दस्तावेज। ये दोनों ही विषय को अगर देखें तो बिहार में मात्र 24%, मैं इसलिए बिहार कह रहा हूं कि ये तो देश स्तर पे होगा, सबका नंबर आना है, बाकी थोड़ा बिहार वाले ज्यादा हम लोग बेचैन हैं, 2-3 महीने में चुनाव होना है। लेकिन मैं इसीलिए कहा, साधुवाद दिया जेएनयू के छात्रों को कि एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको आपने चिन्हित किया और विमर्श के लिए सभी साथियों को जुटाने का काम किया। 24% बिहार में मात्र हाई स्कूल लोग पास हैं और 65% आप जानते हैं कि लिटरेसी रेट है वहां, तो सब लिटरेट लोग, सबकी डिग्रियां नहीं। अब ये 24% लोग जो पहले पास हुए हैं, बहुत लोग उनके पास कागज नहीं, क्योंकि हाई स्कूल से नौकरियां नहीं मिलती थी।
इसीलिए कभी उस कागज को अक्षुण्ण रखने की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं रखा। और उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं था कि ऑनलाइन होगा कि हम कहीं से उसको निकाल लें, अगर हम बोर्ड पे चले जाएं तो शायद नहीं मिलेंगे। जब 2003 के कागज इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है तो बाकी संस्थाओं के पास कितने कागज होंगे आप समझ लें। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं खोज पाए, 78 बहुत पुराना नहीं है। कह रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, काफी प्रयास हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लगा, लेकिन क्या परिणाम है आपके सामने वो सबको जानकारी मिली। लेकिन वो एक एक आदमी की जमीन के कागज चाह रहे हैं, एक एक आदमी की डिग्रियां खोज रहे हैं। दूसरी जो बात, ये शर्त जो पढ़ाई लिखाई 24-76 को क्वालिफाई नहीं करते। अभी हमारे पास बिहार ने एक आर्थिक सामाजिक जनगणना किया था और उसमें साफ शब्दों में बिहार के 40% लोगों के पास लैंड होल्डिंग नहीं है। तो कौन दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है जिससे लगातार लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं? कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मांग रहा है इलेक्शन कमीशन जो सैचुरेटेड हो, जो 100% लोगों के पास हो, या वो दो ही दस्तावेज था, 100% कह सकते हैं, 98, 99, वो था आधार कार्ड, एपिक, और तीसरा एक और दस्तावेज है वो है राशन का। ये 3 ऐसे दस्तावेज थे जो सभी लोगों तक उपलब्ध थे। 1 महीने के भीतर आप जिन दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, बाकी उसमें है आप निवास प्रमाण पत्र और वंशावली की बात आ रही है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारे सांसद बिहार के संजय यादव ने एक सवाल किया था कि बिहार के लोग कितने अप्रवासी हैं। तो अप्रवासी जो श्रम पोर्टल है उसमें करीब 3 करोड़ लोग, भारत सरकार ने जवाब दिया था कि 3 करोड़ लोग राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। अब जिस राज्य के 3 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको वापस बिहार 1 महीने में लाना, वापस उनको पहुंचाना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना और दस्तावेज बनाना, कोई भी अगर देखें साधारण दिमाग के इंसान को, हम अधिकारियों की बात नहीं करते जो यूपीएससी और लोग क्लियर किए हैं, लेकिन साधारण दिमाग के लोग भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या बिहार के भीतर, बिहार और देश से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि 3 करोड़ लोगों को बिहार ले जा सके ट्रेनों से? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्र यहाँ हैं, अपने घर जब जाते हैं पर्व त्योहार में, महीनों पहले आप रिजर्वेशन करते हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो कैसे लोग जाएंगे, कैसे वापस आएंगे? जो उनकी लागत है कौन भुगतान करेगा? कुल मिलाकर के प्रक्रिया जो इन्होंने निर्धारण किया वो महाराष्ट्र चुनाव के सफलता के बाद किया। वहां पर उन लोगों ने नए जो 8% मतदाता जोड़े, तकरीबन 70 लाख। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह रहा था इलेक्शन कमीशन का लगातार कि 2% सलीना देश में जनसंख्या का बढ़ोतरी है, इसीलिए मतदाताओं को 2% से ज्यादा अगर जहां भी नए मतदाता आएंगे तो उसको रिवीजन करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? 5 महीने के भीतर 8% नए वोट जुटते हैं, 2% से सीधे 4 गुना। कौन इलेक्शन कमीशन के ईमानदारी पर भरोसा करेगा देश में? आपने क्या देखने का प्रयास किया कि नए मतदाता कहां से इतने भारी संख्या में आए? जाहिर है कि एक प्रयोग था महाराष्ट्र में, उन्होंने सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बाहर करने का, जो इंडिया ब्लॉक को, वो दिल्ली में भी आजमाया था। मुख्यमंत्री रोता रहा यहाँ का, दिल्ली का, कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है, नए लोगों का वोट जोड़ा जा रहा है, 4,500 वोट से उसको हरा दिया जाता है। जब देश के मुख्यमंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हम लोग, बहुत सारे लोग मौन साधे हुए थे, हमारी ईर्ष्याएं होंगी राजनीतिक तौर पे। यह देश राजनीतिक दलों के लिए नहीं बना, इस बात को भ्रम से निकाल देना है। हम मल्टी डेमोक्रेसी पार्टी इसीलिए लाए थे कि हम जो मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी था उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए असंतोष है किसी नेशनल पार्टी से, रीजनल पार्टी से, तो नए दल बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? बहुत सारे लोग मौन साध लिए। लेकिन जब बिहार की बारी आई और कल बंगाल है और फिर बाकी देश भी है इस नंबर में, तो करोड़ों करोड़ इस देश में उन विरोधी मतदाताओं को, जो सत्ता पक्ष को जो चुनौती दे रहे हैं, उनको बाहर करने का प्रयास उसमें किया जाएगा। ये प्रमुख जो
मुद्दे जिनको हमने 2-3 मुद्दों को हमने विस्तार से आपको बताया और एक लगातार हम संवैधानिक संस्थाओं को, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के जरिए ताकतों का जो बंटवारा है, लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है, उसमें न्यायपालिका एक ताकतवर संस्था है, लगातार वो पार्लियामेंट को भी सुझाव देती है। ज़्यादातर केसों में शायद किसी मामले में विचार नहीं किया होगा, ऐसा हमारे पास कम उदाहरण है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 2 बार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को, राशन कार्ड को, ईपिक को भी आप एक संस्थागत पेपर मान लें, लेकिन चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंग रहा। सामूहिक प्रयासों के जरिए बिहार के लोकतंत्र का जो चीर हनन है, निश्चित तौर पर बताने के लिए जो एक संवाद और शुरू हुआ है, यह व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। पार्लियामेंट 8-9 दिन हम लोग बंद किए हैं, कोई साधारण काम नहीं किए हम लोग, लेकिन आज भी सरकार तैयार नहीं है। तो सरकार की भी मंशा साफ है, चुनाव आयोग की भी मंशा साफ है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी नहीं जा रही है। तो रास्ता क्या है, यह सब लोग मिलकर तय करें। और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ।